नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान हमारे साथ अलग अलग मेहमान होते हैं और अलग अलग जगहों से होते हैं, तो बातें भी हम उन्हीं जगहों से करते हैं। आज हमारे साथ राजस्थान से वाइस चांसलर जुड़ेंगे, यानी कि गंगा सिंह महाविद्यालय से जुड़ेंगे, बीकानेर से। आपको बता देते, एक तरफ पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, तो राजस्थान भी अछूता नहीं है। राजस्थान में भी हर दिन कोरोना के आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि तमाम चीज़ों के बीच जनता परेशान है, परिवार परेशान है, आम जन परेशान है, लेकिन क्या स्टूडेंट्स, जो हमारे छात्र हैं, जो नई पीढ़ी है, नया युवा वर्ग है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां विश्वविद्यालयों की तरफ से की जा रही हैं? कौन सा खाका तैयार किया जा रहा है कि हमने जो 2020 में जिस तरह की पढ़ाई हमने देखी कि पूरी खराब हो गई थी, पढ़ाई कुछ ऐसी हो गई थी कि बंद सी हो गई थी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि परिवार वालों के लिए चिंता हो जाती है। उस पर तमाम बात रखेंगे। हमारे साथ वाइस चांसलर जुड़ गए हैं, सीधा उनसे जुड़ेंगे और सवाल पूछेंगे। कुलपति जी हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत विनोद कुमार जी। सीधा आपसे पूछेंगे कि राजस्थान की चर्चा करेंगे और कोरोना को लेकर करेंगे। पहला सवाल आपसे है, कोरोना के हाल है राजस्थान में, आप रहते हैं, सब कुछ ठीक है? कोरोना बात करें आपके घर तक, विश्वविद्यालय तक तो नहीं पहुंचा? नहीं राधिका जी, ईश्वर की कृपा से अभी तक विश्वविद्यालय में कोरोना नहीं आया है। न पिछली बार आया था न इस बार आया है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय कोरोना को लेकर के बहुत ही जागरूक है। और हमने जो कोविड गाइडलाइंस हमको राजस्थान सरकार ने दी है, उसके हिसाब से अभी हम केवल 40% कर्मचारियों के साथ और बाकी का वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और बच्चों के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस घर से वो अटेंड करेंगे और उसकी व्यवस्था हमने यहाँ पहले से ही कर रखी थी, जो आज से हमारी ये व्यवस्था शुरू हो गई है। ठीक है, आपने पहले ही जड़ी बूटी दे दी है कि कम से कम राजस्थान के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय तक कोरोना नहीं पहुंचे, नहीं तो कुलपति साहब आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। अच्छा, सवाल जी, क्योंकि जी मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ऐसा है कि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चूंकि हम लोग पहले फेज के बाद थोड़ा कैजुअल हो गए थे, जिसकी वजह से स्थिति ये बन गई है कि अब कंट्रोल से बाहर चीजें होती जा रही हैं। तो इस स्थिति में मैंने और मेरे प्रशासन ने मिल करके ये निर्णय किया कि हम इसकी पहले से ही तैयारी कर लेंगे, तो हमारे यहाँ कोरोना नहीं पहुंचेगा। ये बात बहुत सही कही, ये बहुत सारे लोगों को सिखाएगी, खास करके हमारे राजनेताओं को, नेताओं को, कि भी देर होने के बाद में तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले ही अगर चीजें संभाल ली जाए तो 2020 हो या फिर 2021, इतने बड़े विश्वविद्यालय में राजस्थान में आपने कहा कि एक भी कोरोना नहीं आया और ना बच्चों तक पहुंचा, क्योंकि पहले की तैयारियां थी। सवाल होगा नई शिक्षा नीति को लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्योंकि वाइस चांसलर जी सब कुछ आप देखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों का भविष्य। देखिए, नई शिक्षा नीति को लेकर के हमारा विचार यह है कि इससे पहले की जब नई शिक्षा नीति 2020 उसमें आई थी, भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी, तो उसी समय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने 1 महीने का लगातार वेबिनार किया था विभिन्न विषयों पर और विभिन्न आयामों पर नई शिक्षा नीति को लेकर के उस पर विचार विमर्श हुए। और उसके लिए एक माइक्रो टास्क फोर्स बनाई गई, जो कि अभी उस पर कार्य कर रही है। और जैसे ही ये कार्य पूरा होगा, नई शिक्षा नीति का निर्धारण हम अपने यहाँ कर देंगे। थोड़ा समझाइएगा, माइक्रो टास्क जो आपने फोर्स बनाई है वो किस तरह काम करेगी और क्या कुछ होगा, ताकि उसे समझ पाए लोग और दर्शक, स्टूडेंट्स। माइक्रो टास्क फोर्स इसलिए है राधिका जी कि ये जो है हमारे पास जितने भी विषयों में शिक्षा हो रही है, नई शिक्षा नीति में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। ये थोड़ा पुरानी शिक्षा नीति से डिफरेंट है, क्योंकि पहले एब्सोल्यूट मार्किंग मिलती थी, अब आपको ग्रेड दिया जाएगा। और जो ग्रेड दिया जाएगा उसका एक असेसमेंट का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम अपने विश्वविद्यालय में, जहां की केवल 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उन पर ये लागू करेंगे। और फिर जो 4 लाख बच्चे हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन पर अगले स्टेज में लागू करेंगे। उसमें कई चीजें होती हैं।
जैसे पहली चीज होती है कि किसी भी छात्र का कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन थ्रू आउट द ईयर, कि वो पहले महीने में कैसा किया, दूसरे महीने में कैसा किया, तीसरे महीने में कैसा किया। और यदि कोई विद्यार्थी जो है वो दूसरे महीने में किसी एक विषय में कमजोर साबित हो रहा है, तो उसके लिए रेमेडियल क्लासेस का उसको सुविधा दे करके और उसको उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिलेबस से जोड़ करके अच्छी तरह से पढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमारा कोई भी विद्यार्थी किसी भी सेक्शन में कमजोर न हो पूरे सिलेबस के, और वो सफलता प्राप्त करे। तो ये कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन है, जिसमें कि उसके मंथली टेस्ट है, 6 मंथली टेस्ट है, वाइवा है, प्रोजेक्ट है। अभी तक आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि हिंदी भाषा में लड़का बीए कर रहा है और बीए की परीक्षा दे रहा है, तो केवल पुस्तकें पढ़ करके और हिंदी भाषा का इम्तिहान देता था जी। अब ऐसा नहीं है, उस बच्चे को एक प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा उस पर। वो प्रोजेक्ट बना करके वो अपने टीचर से इवेल्युएट कराएगा, जिससे कि क्रिएटिविटी उस लड़के की बढ़े जी। किसी भी उसमें। और अंतर विषय, जैसे कि कोई हिंदी का विद्यार्थी है, वो हिस्ट्री को हिंदी से जोड़ करके देखे, वो हिंदी को इंग्लिश से जोड़ करके देखे, तो जो विषय के आपस में मेल जोल होंगे तो पढ़ाई लिखाई का आयाम और बढ़ जाएगा। ये है, क्या बात है, ये नई शिक्षा नीति में दिया गया है। आपने टास्क फोर्स को समझाया, नई शिक्षा नीति को समझाया कि अब स्टूडेंट्स रट्टा नहीं मारेंगे, वो कम से कम उस चीज को सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी वो छात्रों के बीच उतरे, बच्चों को पढ़ाए, तो वो अप्लाई की हुई चीजों को उस हिसाब से पढ़ाए। और कहते हैं स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है हार्ड वर्क के साथ। लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी वाइस चांसलर जी, जब बात हम कोरोना की कर रहे हैं, इस कोरोना काल में वर्तमान में जो स्थितियां बनी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में आप अध्ययन को कैसे जारी रखेंगे, किस हिसाब से सारे काम करेंगे, कैसी रणनीति है? देखिए, इस समय जो है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकती हैं, जी जी, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं अपनी शिक्षा नीति में। और उसमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए कई चीजें हैं, जैसे कि ऑनलाइन एडमिशन है, फिर ऑनलाइन टीचिंग्स है, और ऑनलाइन इवेल्युएशन भी है। जैसे इंटरनल इवेल्युएशन करना है, लड़के का वाइवा लेना है, तो ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो कोरोना काल में कम से कम किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा कि आपदा को अवसर में बदल दिया जाए, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि इस आपदा को अवसर में हम बदल रहे हैं। आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब भी बात महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की आती है तो उस पर जो उम्मीद है, नजरें हैं, वो कम से कम 1000-2000 नहीं है, 4 से 4.5 लाख जो है युवा उससे जुड़े हुए हैं, छात्र उससे जुड़े हुए हैं। तो उसे आपदा में अवसर में कैसे बदलना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी तो वहाँ के छात्रों की जो संख्या वो बढ़ रही है। अच्छा, इस बीच महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की करेंगे, क्योंकि अगर राजस्थान में कहा जाए एक बहुत अच्छा बेहतर भविष्य बच्चों का निर्माण करता है, कैसी विकास की अगर मैं कहूँ पगडंडी पर उसे लेकर चल रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का विकास किस तरह? क्योंकि 2020 में भी कोरोना था, 2021 में भी कोरोना आ गया, और इसी कोरोना के बीच आपको सब कुछ देखना है। देखिए, ऐसा है कि जब मैंने इस विश्वविद्यालय को कुलपति के पद का पदभार ग्रहण किया, उसी समय मेरे जहन में एक बात आई कि हमको 10 वर्ष की आगामी रणनीति तैयार करनी है। भले ही मैं 3 वर्ष का ही कुलपति रहूंगा, लेकिन आगे आने वाले कुलपतियों के लिए एक रोड मैप तैयार करके जाऊंगा। क्या बात है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने एक विजन 2030 तैयार करने का एक कमेटी बना दी है, जो कि अगले 2-3 माह में हमको पूरी रोड मैप बना करके दे देगी। और ये कमेटी में जो है, ये कार्य योजना जो बनाएंगे, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकेडमिशियंस हैं, और उन्हीं शोध विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। जहां तक विश्वविद्यालय के परिसर का सवाल है, परिसर में स्वामी विवेकानंद स्मारक, जो बच्चों को स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी से परिचय कराएगा, संविधान पार्क,
जो कि भारत के संविधान के प्रियम्बल के बारे में बताएगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक ऑक्सीजन जोन, इको पार्क, रिसर्च पार्क, आईटी पार्क, संस्कृति पार्क एवं स्मृति पार्क का निर्माण किया गया है। और एक जो है वो अहिंसा पार्क बना रहे हैं, उसकी थीम पूरी गांधी जी पर है जी। तो ये हमारे उसका आगे का वो है रोड मैप जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो नवाचार हमने किए हैं, 100 किलोवाट का ग्रीन कॉरिडोर है, जिससे कि हम सौर ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं करीब 12,000 यूनिट पर मंथ जी जी। और 500 किलोवाट की क्षमता का एक और हम लगा रहे हैं अभी, जो कि अगले 3-4 महीने में लग जाएगा है। उसका हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने उसकी अनुमति दे दी है। विश्वविद्यालय को आगे पेपरलेस बनाना है, क्योंकि देखिए जब अब कोरोना काल ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है बिल्कुल कि आगे आने वाला जीवन पद्धति जो है वो हमारी एकदम अलग हो जाएगी। और वर्क फ्रॉम होम टाइप का भी अगर की स्थिति बनती है, तो अगर हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके डिजिटलाइजेशन ऑफ एंटायर यूनिवर्सिटी कर लें तो उसमें जो है, आपने सुना होगा कि सरकारी विभागों में पत्रावलियां खो जाती हैं, पत्रावलियां जल जाती हैं जब कोई सेंसिटिव मामला सुना नहीं है, ऐसी खबरें हर दिन निकल कर आती हैं जी जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर पत्रावली कहीं वर्चुअल क्लाउड पर होगा तो वहां तो कोई आग लगा नहीं पाएगा, पहली चीज। तो इससे जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी किसी भी विश्वविद्यालय की वर्किंग में। तो इस पर मेरा भी प्रयास है और अगले 6-7 महीने में हम पेपरलेस यूनिवर्सिटी बना देंगे, जहां मोटी पत्रावलियां नहीं होगी। आपका लैपटॉप या इवन मोबाइल ही काफी होगा, आप अपने मोबाइल से ही अपना पूरा ऑफिस चला सकेंगे। क्या बात है, डिजिटल इंडिया की ओर बहुत अच्छा बेहतर ध्यान दे रहे हैं जी। आपके जानकारी के लिए बता दूं राधिका जी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का प्रोफेसर रहा हूं और 45 साल मैंने शिक्षा की है। तो उसका उपयोग अगर एक यूनिवर्सिटी में मैं कर सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो आपके पास ज्ञान है वो इस यूनिवर्सिटी में महाराजा गंगा सिंह के छात्रों तक जरूर पहुंचे। और आपने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिजिटल में हमें कहीं ना कहीं बदलाव करना है, तो ऐसी जो घटनाएं सामने आती हैं वो फिर नहीं आएगी और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक सवाल आपसे और होगा, क्योंकि छात्रों की जहां हम बात कर रहे हैं, 4.5 लाख छात्र बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उन छात्रों की हम बात करें, उच्च शिक्षा और रोजगार को लेकर आपकी क्या राय है? किस तरह रोजगार युवाओं तक पहुंचाएंगे? हाँ देखिए, मेरी राय ये है कि पहले तो शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात ही एक अजीब सी लगती है, क्योंकि हमारे पुस्तकों में और मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या जो है रोजगार के लिए नहीं है, विद्या से आपको विनय की प्राप्ति होती है। और अगर आप विनयशील हैं तो आप में पात्रता आती है, और जब आपको पात्रता मिलती है, व्हेन यू आर एलिजिबल, आपको पात्रता मिलती है तो आप जो है धन कमाते हैं, और धन कमाने के बाद आप उस धन का धर्म में प्रयोग करते हैं। यही पूरी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब जहां तक आपका प्रश्न अगर वाइस चांसलर जी आपसे एक सवाल अगर यहाँ पर मैं पूछूं, आपने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की जो बात कही है वो यकीनन बहुत खूबसूरत थी और जिस तरह आपने समझाया, लेकिन युवाओं की अगर हम बात आपसे करें, आपसे इससे करें क्योंकि आपने जितना जो है, हम इसलिए आप मेरी बात को समझ पाएंगे, जो बातें आप कहेंगे वो पूरे तथ्यों के साथ होगी, उसमें वजन होगा, और आप बेहतर जानते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी को क्या चाहिए, उन्हें अच्छा रोजगार चाहिए, और वो रोजगार इतना कहाँ से आएगा? क्या सिर्फ हम उन्हें शिक्षा में सिर्फ अच्छे पदों तक जाने की जानकारी दें? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आने वाले युवा पीढ़ी को सिखानी चाहिए। मैं राधिका जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि हमने अपने विश्वविद्यालय के लिए अभी जो शिक्षा नीति तैयार कर रहे हैं, हम जो माइक्रो टास्क फोर्स जिसका कि अभी जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर विद्यार्थी जो हमारे विश्वविद्यालय का छात्र है, उसको हम कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज भी देंगे, जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन और डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टूरिज्म, डिप्लोमा इन राजस्थानी, डिप्लोमा इन गाइड एज ए
टूरिस्ट गाइड। तो इस तरह से बच्चा अगर मान लीजिए कि अंग्रेजी का छात्र है, हाँ। या डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, हाँ। कि हाउ टू राइट न्यूज, बिल्कुल। अगर इतना वो जान जाता है तो कम से कम वो विद्यार्थी जो भाषा का है, या ये ट्रांसलेशन, हाँ। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इस पर अगर डिप्लोमा कोर्सेज हम इनको साल भर 6 महीने के एडिशनल दें तो इससे रोजगार की बढ़ोतरी होगी। फिर कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज जो कि स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर में है, उनसे हमारी बात चल रही है कि वो हमको इसमें सहायता देंगे कि वो स्किल बेस्ड कोर्सेज कुछ हमारे यहाँ चलाएंगे, जिसमें लड़के जो है उसका लाभ अपना उद्योग स्वयं खोलने के सक्षम हो जाएंगे और वो अपना उद्योग चलाएंगे। ये है। बिल्कुल, आपने एक बात कही वो बहुत बेहतर लगी, और युवाओं के लिए वो सुनेंगे आज आपको और सुन रहे हैं, वो बड़े खुश हो जाएंगे कि आज वाइस चांसलर ने जो हमारे लिए कहा कि एक बेहतर शिक्षा के साथ हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी इन तमाम चीज़ों पर अगर गौर फरमाए तो आने वाला उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। और डिजिटल इंडिया की जहां बात कर रहे हैं, आपने कहा पेपरलेस बनाना मेरा एक सबसे पहले जो प्राथमिकता रहेगी वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। जितना समय भी मेरा कार्यभार है, जितना समय भी मैं इस पद पर रहता हूँ, कुछ ऐसे काम करके जाऊं ताकि आने वाले जब भी इस पद पर बैठे तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि किस तरह का कुलपति जी ने काम किया है, विनोद कुमार सिंह की उस रास्ते पर चलना है। मुझे लगता है कि ये तारीफ इसलिए हो गई है ज़्यादा कि जो चीज़ें मैंने आपके बारे में पढ़ी हैं और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जब मैंने जाना है, आपके रहते हुए काम देखा है, वो तारीफ के काबिल था। क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो चपेट में आ गए थे, लेकिन आपने 2020 में भी संभाला और 2021 में भी संभाला। ये कला थोड़ी सी सवाल ये बीच में आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे तमाम उन लोगों को भी दीजिएगा कि कहाँ से कैसे कर लेते हैं और किस तरह कर लेते हैं इतना आसानी से। राधिका जी, आपको ये बताना चाहूंगा जी कि जिस कार्य में आप हैं, अगर उस कार्य को आप जीने लगिए, आप सोते जागते ये सोचिए कि हम कल के दिन कौन सा ऐसा नया काम करेंगे जिससे कि इस विश्वविद्यालय का भला हो और हमारे विद्यार्थियों का भला हो, तो उस स्थिति में आप हमेशा बेहतर ही सोचेंगे। ऐसे में बस केवल कुछ नहीं, अपने जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका एक पुस्तक लिखा हुआ है 2020 विजन 2020 जी, उसको पढ़ लीजिए तो उससे आपको बहुत प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से करके हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो छात्रों को वो पढ़नी चाहिए, आपका कहने का मतलब हो जाता है कि जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। हर छात्र को क्या, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। बहुत प्रेरणादायी पुस्तक है वो। बिल्कुल। अच्छा, प्रेरणादायी पुस्तक। वही अगर आपने कहा कि हर छात्र को वो बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम की, और दूसरा आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही है। इस बीच एक सवाल आपसे और करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में डिजिटल की आपने बात तो कह दी है, पेपरलेस बहुत सारी चीजें तो आपने कह दी हैं। क्या राजस्थान की बात करूंगी मैं, सिर्फ राजस्थान की, राजस्थान में हम ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे, वो आपसे बेहतर कौन जानेंगे कि जो ग्रामीण इलाकों से हमारे छात्र आते हैं, ऐसी जगहों से जहां से हमारे छात्र आते हैं, वहां पर वो सुविधाएं नहीं है। आज ऑनलाइन की हम बात करें, डिजिटल की बात करें, प्रॉपर तरीके से वहां पर चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, उसके अभाव में थोड़ी कमी रह जाती है। आपको लगता है कि थोड़ा बदलाव जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो गया है और स्मार्टफोन करीब करीब हर घर में एक फोन तो है ही। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो 2 घंटे के लिए वो स्मार्टफोन अपने पापा से, अपनी बहन से, अपने चाचा से उधार मांग करके क्लास करके उनको वापस दे सकता है। तो देखिए, अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो चुनौतियां भी आगे आती हैं और उन चुनौतियों का सामना सबको मिल के करना पड़ता है। वो छात्र हो, विश्वविद्यालय हो या हमारे शिक्षक हो, ये तीनों इस चुनौतियों का सामना करते हुए उसका कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे अगर कोई दिक्कत आती है तो। जी, अच्छा, एक सवाल है, वो हमारा नहीं है, बहुत सारे छात्रों का है। जब आपसे चर्चा कर रहे थे उससे पहले जरूर हमने छात्रों के साथ ये बात कही थी कि आज वाइस चांसलर से बात करेंगे और तमाम अपने सवाल रखिएगा। एक सवाल को कई सारे लोगों ने पूछा है कि तमाम कक्षाओं को प्रमोट करने की बात आती है, चाहे वो 10वीं हो, 8वीं हो, 5वीं हो, और 12th की एग्जाम्स जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं। ये सवाल मुझे लगता है कि उन छात्रों को बताने के लिए जरूरी है। कह रहे कि अगर हम भी बीएड है, बड़ी बड़ी कक्षाओं में एमए एमएड में है,
क्या हमारे लिए भी कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें जी क्योंकि जो बीएड है या एमएड है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जी, उसमें अगर आप सिर्फ प्रमोट कर देंगे तो उससे एक दिक्कत आएगी कि जो बहुत उनकी जरूरी है। क्षमता है वो दिक्कत आ जाएगी। तो समय रहते अगर ऐसा कुछ विशेष स्थिति बनती है अगले 3-4 महीनों में, हाँ, तो हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी कुछ सोच करके और उनका एग्जामिनेशन उनके घर से ही ले लेंगे। हाँ, तो उनकी परीक्षा होने से कम उनकी क्षमताओं का आकलन किया जा सकता है, जो कि एकदम ठीक होगा। हाँ, तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास हमारे यहाँ के विद्यार्थी आए थे, बोले थे हमसे कि साहब आप 40% सिलेबस कम कर दीजिए। हाँ, अब सिलेबस जो है वो कोई गेहूं का बोरा तो है नहीं कि ऊपर के बीच में से निकाल लिया, ऊपर से निकाल लिया, नीचे से निकाल लिया, गेहूं ही निकलेगा। जी, सिलेबस में से ऊपर से निकाल लिया तो बीच वाला पोर्शन आपका अनछुआ रह जाएगा, क्योंकि आप ऊपर जब पहला पढ़ेंगे नहीं तो दूसरा आपकी समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो मैंने उसका समाधान निकाला ये कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए, हाँ, या 40% छोड़ लीजिए। हम पूरा पेपर बनाएंगे, 2 घंटे का बनाएंगे और चॉइस आपकी बढ़ा देंगे, तो आप जो पोर्शन पढ़े होंगे उसका जवाब आप दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका समाधान निकाला था। जी, अब अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है कोरोना की वजह से, तो भविष्य में हम ये देखेंगे कि हम ऑनलाइन परीक्षा की भी व्यवस्था कुछ फिर शुरू करेंगे। जी। क्या बेहतर जवाब दिया उन तमाम लोगों को जो बार बार ये पूछते हैं कि जब भी वाइस चांसलर से बात हो, जब भी चर्चा हो तो ज़रूर पूछिएगा क्या हमारे पर भी वो थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको पढ़ना है, चाहे समय में बदलाव हो जाए, चीज़ों को बढ़ा दिया जाए, लेकिन ज़रूरी है कि ऐसा कुछ अभी है नहीं, हाल फिलहाल ऐसी स्थितियाँ नहीं है। जब भी बनेगी तो ज़रूर आप उन्हें इन्फॉर्म करके बताएंगे। एक सवाल आपसे ये पूछेंगे इस बीच कि लगातार जब आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स सिलेबस कम करने को कहते हैं या फिर पढ़ाई को लेकर, आप बताइएगा 2020 पूरा कोरोना में बीता है, 2021 फरवरी के बाद लगातार कोरोना में बीत रहा है। पढ़ाई में थोड़ा सा गैप आया है, पढ़ाई में थोड़ी दूरियां, युवाओं को वापस उसी पगडंडी पर लाना या उसी स्टेज पर लाकर खड़ा करना। देखिए राधिका जी, ऐसा है इसमें कि आपको जब कभी पढ़ाते हैं तो जब बच्चा सामने होता है तो पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है, और जब ऑनलाइन हमको पढ़ाना होता है तो पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है। हमने अपने शिक्षकों को ये आगाह किया है कि आप, अब तो टेक्नोलॉजी सबके पास है, आप अपने नोट्स बना करके स्कैन करके और बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, जिससे कि वो लड़का उस विषय के उतने पोर्शन को जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ ले। तो पढ़ाई के लिए देखिए, आप अगर कोई तरीका खोजना चाहेंगे तो हर चीज का सलूशन होता है। अगर आप समाधान नहीं खोजना चाह रहे हैं और केवल पढ़ाई से भागना चाह रहे हैं तो ये गलत बात हो जाएगी और शिक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो इस उद्देश्य को देखते हुए हम न सिलेबस कम कर रहे हैं और केवल चॉइस बढ़ा दे रहे हैं, और पढ़ना तो पड़ेगा ही। जी, 4.5 लाख युवाओं को आपने जवाब दिया है। उन्हीं 4.5 लाख युवाओं के लिए विनोद कुमार सिंह जी, कुलपति जी, क्या संदेश है आपके लिए 2021 कोरोना के बीच, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 4.5 लाख आपको सुनेंगी और आपकी बात पर अमल करेंगे। राधिका जी, मैं युवा साथियों को संदेश देना चाहूंगा कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। किसी भी देश का युवा उस देश के विकास का सशक्त आधार और स्तंभ होता है, लेकिन जब यही युवा अपने सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को भूलकर विलासिता के कार्यों में अपना समय नष्ट करता है, तब देश बर्बादी की ओर अग्रसर होने लगता है। जी। पूरे विश्व में भारत के युवाओं को का देश कहा जाता है। अपने देश में 35 वर्ष की आयु तक के 65 करोड़ युवा हैं, अर्थात हमारे देश में अथाह श्रम शक्ति उपलब्ध है। आवश्यकता है आज हमारे देश के युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें देश की उन्नति में भागीदार बनाने की, उनमें अच्छे संस्कार, उचित शिक्षा और प्रौद्योगिक विशेषज्ञ बनाने की, उन्हें बुरी आदतों जैसे नशा, जुआ, हिंसा आदि से बचने की, क्योंकि चरित्र निर्माण ही देश की, समाज की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल। दुष्चरित्र युवा न तो अपना भला कर सकता है, न समाज का, और न ही अपने परिवार का और न देश का।
देश के निर्माण के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को विश्व की विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए युवा वर्ग को ही मेधावी, श्रमशील, देशभक्त और समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होना होगा। आज के युवा वर्ग को अपने विद्यार्थी जीवन में अध्ययनशील, संयमी, चरित्र निर्माण के लिए अनुशासन लाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल। जिसके लिए समय का सदुपयोग आवश्यक है। क्या बात है। विद्यालय को मस्ती की पाठशाला समझकर समय गंवाने से उनका भविष्य नष्ट होता है जी। जिसकी भारी कीमत उनको जीवन भर चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। बिना शिक्षा के कोई भी युवा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में अक्षम रहता है, चाहे उसके पास अपने पूर्वजों का बना बनाया स्थापित कारोबार ही क्यों न हो। ठीक है। या तमाम किसी राजनयिक। बिल्कुल विनोद सिंह जी, मैं यहीं पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव हमें इजाजत देता है कि आपकी जितनी भी बातें हैं 4.5 लाख युवाओं तक पहुंचे और वो सुने, और ये कहते हुए आपने कहा कि अब सोने का वक्त नहीं है, उठो जागो और आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को खुद गढ़ दो, फिर दुनिया कहे कि यकीनन आप इस भारत के युवा हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना काल में गंगा सिंह अगर कहें विश्वविद्यालय किस तरह से काम कर रहा है और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। दीजिएगा इजाजत, अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक मेहमान के साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।